जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सभी हिस्ट्री के चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू से बहुत हद तक आपको देखने को मिलेंगे कॉमन। बहुत हद तक क्या 90% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कॉमन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? अभी इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ ये जो चैप्टर 2 है आपका हिस्ट्री के, इसके एमसीक्यू को भी इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। अब से जो भी वीडियो आएगा उसमें पहले एसीक्यू करवाया जाएगा, फिर एमसीक्यू लास्ट में करवाया जाएगा। और साथ ही में आपको वीडियो के साथ ही जो एमसीक्यू ये सब होंगे ना, तो उस एमसीक्यू जो आएंगे क्वेश्चन ये सब, उसमें मैं वो सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। ठीक है, हिस्ट्री में ऐसे ही करके मैं आपके हर एक पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा, ऐसे एक एक वीडियो में, समझे। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं आपका कमेंट बॉक्स में और क्या कहता है डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप सभी प्लीज़ फॉलो करिएगा। मैं इससे पहले कभी इंस्टाग्राम खोला नहीं था। हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही मैं इंस्टाग्राम खोला हूँ, तो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट करिए। खैर अभी छोड़िए, फिलहाल आप क्वेश्चन पे आइए। मेन क्वेश्चन, क्योंकि आपका एग्जाम है तो एग्जाम पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए डायरेक्ट। हाँ, सामाजिक डार्विनवाद के मुख्य प्रस्तावक कौन है? तो सामाजिक डार्विनवाद के मुख्य प्रस्तावक हार्वर्ड स्पेसर है। कौन है? हार्वर्ड स्पेसर। याद करिए, हार्वर्ड स्पेसर हुआ। 24 का क्वेश्चन है, आएंगे तो नहीं शायद आपके एग्जाम में, लेकिन तब भी देख लेते हैं। ठीक है, 24 का क्वेश्चन है तो ये आने के चांसेस नहीं रहती है, लेकिन तब भी हम लोग देख ले रहे हैं। वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्यवाद को शायद इंग्लिश में मर्केंटाइल वाद बोलते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वाणिज्यवाद यानी मर्केंटाइलवाद, ये क्या एक विचार था? क्या था? एक विचार था, यानी थॉट था। कहाँ का था? यूरोपियन विद्वानों लोग का था। तो इसमें क्या होता है, वाणिज्यवाद के अनुसार क्या होता है, कोई भी एक देश है, कोई भी एक देश है जिसके लिए क्या होगा, सोना और चांदी, सोना और चांदी ही क्या होगी, उस देश की वास्तविक संपत्ति होगी। यानी जब वास्को डी गामा लोग भारत आए थे ना, तब वहाँ के जो विद्वान लोग थे यूरोपियन कंट्री में, तो वो लोग अपने वहाँ के किंग को कहने लगे कि हमें सोना और चांदी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कृषि की सीमा को कम करके व्यापार को अधिक प्रोत्साहित किया गया था मर्केंटाइलवाद में। तो आप लोग इसका आंसर ऐसे लिखिएगा कि वाणिज्यवाद के अनुसार किसी भी देश की वास्तविक संपत्ति सोना और चांदी होती है। इसमें कृषि की सीमा को कम करके आयात और निर्यात पर अधिक प्रोत्साहित किया गया। समझ गए? वीडियो को स्किप करिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है। पुस्तक इम्पीरियलिज्म अ स्टडी के ग्रंथकार कौन है? J.A. हॉब्सन। और एक आपके बुक होते हैं जो पूछे जाते हैं, इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। क्या होता है इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म? इसके कौन है? इसके है लेनिन। कौन है? लेनिन। इतना याद हुआ आपको? किस अमेरिकी जनरल का जापान में सर्वप्रथम आगमन हुआ था? विच अमेरिकन जनरल फर्स्ट अराइव्ड इन जापान? तो आपका इसका क्या होगा, कमांडर कोमोडोरू पेरी। क्या होगा आपका यहाँ आंसर? क्या याद रखना है, कमांडर कमांडर कोमोडोरू पेरी। क्या याद रखना? कमांडर कोमोडोरू पेरी। तो बस आपको मेन ये आंसर याद रखना है, फिर यहाँ से आप सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। कमांडर कोमोडो अमेरिकी जनरल कमांडर कोमोडोरू पेरी का जापान में सर्वप्रथम आगमन हुआ था। इतना समझे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, नई दुनिया से आप क्या समझते हैं? क्या है? नई दुनिया से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर क्या होगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं उसके आसपास के द्वीप समूह को नई दुनिया कहा जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, कहा जाता तक ये लाइन सबको आपको लर्न नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपका बॉक्स बहुत ही छोटा रहेगा। आपका बॉक्स लगभग कितना होगा ही, इतना ही तो दिए जाएंगे ना काउंसिल द्वारा, इतना सा बॉक्स ही है, इसी में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें आप इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो हो जाएगा। हाँ, देखिए तीसरा जो 19 नंबर में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया वो क्या है आपका, वित्तीय पूंजी किसे कहते हैं? व्हाट इज द फाइनेंस कैपिटल? तो उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा व्यापार और उद्योगों द्वारा अर्जित की गई पूंजी को वित्तीय पूंजी कहते हैं। आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वाला लाइन को आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपका बॉक्स क्या है, बहुत ही छोटा दिया रहेगा, इसलिए। समझे? हाँ भैया समझ रहे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, समझिए ना, आप पूरा समझ जाएंगे, क्या थोड़ा समझेंगे। फिर गोरों के बोझ का क्या अभिप्राय है? गोरों का बोझ मतलब जो अंग्रेज लोग, यानी जो व्यक्ति गोरे थे ना, तो यानी यूरोपियन कंट्री में एक थॉट निकला वहाँ के विद्वानों द्वारा, जिसमें मेन व्यक्ति कौन था, रुडयार्ड किपलिंग बोला, रुडयार्ड किपलिंग, और कहीं पे आपका रुडयार्ड किपलिंग भी लिखा होगा। तो इनका एक विचार था। क्या विचार था? कि अंग्रेज उपनिवेशवादियों को काले लोगों को सभ्य बनाने के लिए प्रस्तुत विचार,
यानी जो अंग्रेज थे, यानी जो गोरे लोग थे, उनके लिए जो उनके उपनिवेश के यानी उनके गुलाम देश के जो काले लोग थे, उन्हें सभ्य बनाने के लिए इन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया, जिसे क्या बोला गया है, गोरे का बोझ। यानी गोरे का बोझ क्या था, काले लोग को सभ्य बनाना, काले लोग को सभ्य बनाना। उन लोग का मानना क्या था कि काला लोग क्या होते, असभ्य होते। ऐसा है नहीं, ऐसा था नहीं, लेकिन उन लोग का ये मानना था, ठीक है। तो रुडयार्ड फिलंगी द्वारा गोरे यानी अंग्रेज की जो कि गोरे लोग होते, ऐसे लिखा है, रुडयार्ड फिलंगी द्वारा अंग्रेज उपनिवेशवादियों को काले लोगों को सभ्य बनाने के लिए प्रस्तुत विचार को गोरे का बोझ का, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, नॉर्मल है, छोटा है, आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आपका साम्राज्यवाद से आप क्या समझती हो, तो इसका आंसर आप नॉर्मल लिख लीजिएगा कि जब एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर देश पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता है तो उसे हम साम्राज्यवाद यानी इम्पीरियलिज्म कहते हैं। याद हो गया, जब एक शक्तिशाली राज्य, मान लीजिए ए एक देश है और बी एक देश है, ए का साम्राज्य यहाँ तक है, बी का साम्राज्य यहाँ तक है, ए इसको आक्रमण करके इसको अपना में मिला लेता है, इसका पूरा साम्राज्य इतना बन गया, तो ये क्या है, आपका इम्पीरियलिज्म है। जब कोई शक्तिशाली देश, शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लेती है तो उसे हम लोग इम्पीरियलिज्म कहते हैं। फिर ये क्या आपका वाणिज्यिक पूंजी यानी मर्केंटाइल कैपिटल, तो अभी मैं थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1612 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में सर्वप्रथम पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम पहला व्यापारिक केंद्र गुजरात के सूरत में स्थापित किया गया था। ये क्या है बोले तो, ये क्या है, भी नहीं, ये क्या है, इंडिया है, क्या है, इंडिया है, क्या है, इंडिया। इस तरफ क्या था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट था। तो यहाँ से अंग्रेज लोग यहाँ से ऐसे होते होते आए थे यहाँ पे इंडिया में। सबसे पहले कौन आता है यूरोप से, वास्को डिगामा आता है। कौन आता है, वास्को डिगामा। कब आता है, 1498 में, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन आता है, वास्को डिगामा, जो भारत के समुद्री मार्ग का खोज करता है, भारत का खोज नहीं करता है, भारत तो पहले से ही था। भारत के समुद्री मार्ग का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या होता है, वास्को डिगामा। कब करता है, 1498 में। और ये आते हैं तो सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, रुकिए बता दो, सबसे पहले ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आते हैं, केरल के कालीकट बंदरगाह पे। तो ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है कि वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत के किस बंदरगाह पर उतरे, तो कालीकट, जो अभी वर्तमान में कोचीकट या फिर कोचीन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और अंग्रेज लोग कब आए थे भारत, 1600 ईस्वी में। कब आए थे, 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा ये सब। देखिए फिर क्या है, फिर यही सेम क्वेश्चन है ना, व्यापारिक पूंजी किसे कहते हैं, तो व्यापार में लगाई गई पूंजी तथा उससे कमाई गई पूंजी को क्या कहते हैं, व्यापारिक पूंजी। व्यापारिक पूंजी और वाणिज्यिक पूंजी अलग है। व्यापारिक पूंजी का मतलब क्या है, कॉमर्शियल कैपिटल, और वाणिज्यिक पूंजी का मतलब क्या होता है, मर्केंटाइलवाद, जो एक विचारधारा था, कहाँ पे चला था, इंग्लैंड में चला था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, भारत सरकार का बजट आवंटन किस प्रकार के व्यय के उद्देश्य से किया जाता था। आपको बस याद रखना है, पूंजीगत और गैर पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से किया जाता था। यानी भारत सरकार का बजट आवंटन पूंजीगत एवं गैर पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से किया जाता था। अच्छे से वीडियो को सुनिए, आपको याद हो जाएगा यहीं पे, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, ओके। जितना बोल रहा है उतना करिए, आप सभी का एग्जाम अच्छा होगा, हाँ, डोंट वरी। क्योंकि देखिएगा काउंसिल ना आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर से ही अधिकतर रहेंगे। मैं तो बोलूँगा कि आपको हर एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। MCQ भी आपको मिलेंगे। J.A. हॉब्सन की पुस्तक का नाम क्या है, तो साम्राज्यवाद एक अध्ययन यानी इम्पीरियलिज्म अ स्टडी, याद रखिएगा। और लेनिन महोदय का क्या नाम है, बोलिए, थोड़ा देर पहले बताया था, इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजीवाद, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए इतना हुआ, आपको ये सब याद हुआ, लगभग कुछ कुछ तो याद हुआ होगा। जैसे सामाजिक डार्विनवाद के मुख्य प्रस्तावक कौन है, तो हार्वर्ड स्पेसर। वाणिज्यवाद क्या है, तो वाणिज्यवाद में किसी भी देश की वास्तविक संपत्ति सोना और चांदी होती है, ऐसे लिखेगा। वाणिज्यवाद के अनुसार किसी भी देश की वास्तविक संपत्ति सोना और चांदी होती है। इसमें कृषि की सीमा को कम करके व्यापार को अधिक प्रोत्साहित किया गया। इम्पीरियलिज्म और स्टडी के ग्रंथकार कौन है, J.A. हॉब्सन। किस अमेरिकी जनरल का जापान में सर्वप्रथम आगमन हुआ था, तो कमांडर कोमोडोरू पेरी। अभी MCQ आपको करवाऊंगा इस चैप्टर से। नई दुनिया से आप क्या समझते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं उसके आसपास के द्वीप समूह को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। वित्तीय पूंजी का किसे कहते हैं, यानी फाइनेंस कैपिटल किसे कहते हैं, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद शक्तियों द्वारा व्यापार और उद्योग द्वारा कमाई गई पूंजी को वित्तीय पूंजी कहते हैं। गोरे के बोझ का अभिप्राय क्या है, रुडयार्ड फिलंगी द्वारा गोरे को काले लोगों को सभ्य बनाने के लिए प्रस्तुत एक विचार था, जिसे गोरे का बोझ कहा गया था। साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं, तो एक शक्तिशाली राष्ट्र जब किसी कमजोर राष्ट्र पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। याद हो रहा है ना, याद करिए अच्छे से, याद होगा तो क्यों नहीं होगा। फिर क्या है आपका, देखिए, हाँ,
वाणिज्यिक पूंजी यानी मर्केंटाइल बात बता दिया। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में सर्वप्रथम पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो गुजरात के सूरत में। कहाँ पे याद किया था? गुजरात के सूरत में। व्यापारिक पूंजी किसे कहते हैं? तो व्यापार में लगाई गई पूंजी तथा उससे कमाई गई पूंजी को व्यापारिक पूंजी कहते हैं, या फिर आप नॉर्मल लिख सकते हैं कि व्यापार में लगाई गई पूंजी को व्यापारिक पूंजी कहते हैं। भारत सरकार का बजट आवंटन किस प्रकार के व्यय के उद्देश्य, यानी व्यय मतलब खर्च, किस प्रकार के खर्च के उद्देश्य से किया जाता था? पूंजीगत एवं गैर पूंजीगत। ओके, जे हॉब्सन की पुस्तक का नाम क्या है? तो इम्पीरियलिज्म अ स्टडी। और लेनिन जी का नाम क्या है? इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इतना याद हुआ। ऐसे ही एक बुक है जिसका नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, चलिए अब एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो एमसीक्यू में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? और एक बात, वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करेगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट को लेके आएंगे आपके एग्जाम तक। एग्जाम बाद भी आपके साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आपको कॉलेज ये सब के लिए भी मैं गाइडेंस ये सब दूंगा, मुझे जहाँ तक पता है मैं उतना दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी एमसीक्यू पे आते हैं। पहले एग्जाम पर अच्छे से फोकस करिए, कॉलेज वाले बाद में जाएगा, पहले एग्जाम पे। ओके, चलिए। अंकल टॉमस केविन ग्रंथकार कौन है, यानी ऑथर कौन है? तो हैरियट बीचर स्टोवे। अफ्रीका, एक मिनट सॉरी, देखिए। हाँ, यहाँ पे देखा क्वेश्चन क्या, अफ्रीका में पहला उपनिवेश का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाल। कौन होगा? पुर्तगाल। उपनिवेश मतलब कॉलोनी कौन अपना स्थापित किया था सबसे पहले? ठीक है, तो वो कौन था? पुर्तगाली था, पुर्तगाली। वास्को डी गामा भी क्या थे? एक पुर्तगाली थे। अमेरिका का खोज कौन किया था? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और कब किया था ये भी बताना है आपको। उत्माशा अंतर्द्वीप की प्रथम प्रदक्षिणा किसके द्वारा की गई थी? तो बार्थोलोम्यू डेज। उत्माशा अंतर्द्वीप की प्रथम प्रदक्षिणा किसके द्वारा की गई? बार्थोलोम्यू डेज। बार्थोलोम्यू डेज, मन में बोलते रहिएगा मेरे साथ, बार्थोलोम्यू डेज। बोले बार्थोलोम्यू डेज, बार्थोलोम्यू डेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दुनिया शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया था? तो अमेरिगो वेस्पुची। कौन किया था? अमेरिगो वेस्पुची। ठीक है, काले लोग का श्वेत मनुष्य पर बोझ है, इस अवधारणा को प्रचलित कौन किया था? तो रुडयार्ड किपलिंग। कौन किया था? रुडयार्ड किपलिंग। फिर देखिए यहाँ पे एक आपका ये आया मैचिंग आया। क्या आया? मैचिंग। तो यहाँ पे ना मैचिंग में एक चीज़ देखिए, एक ऑप्शन से भी आप लोग खेल सकते हैं। मानिए जैसे कि मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया, वेल्थ ऑफ नेशन के कौन है? एडम स्मिथ है। वन का सी आप पकड़िए कहाँ पे है? वन का सी आप देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देखिए, क्या में देखिए, वन का सी आपका कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर वन का ए का वन है। क्या है? ए का यहाँ पे वन दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? वन का ए। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशन का क्या है? एडम स्मिथ जी है, ये हम लोग को पता है। तो वन का बी भी नहीं होगा, वन का सी, ये वाला आपका सी नंबर ऑप्शन है। फिर डी में क्या है? वन का डी। तो अब हम लोग को तो पता चल गया, अब यही ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। ठीक है, आपको एक से देखिए, आपको एक से आपको सारे का आंसर पता चल जाएगा। थोड़ा आप एग्जाम में भी दिमाग लगाइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको मिलाना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन का एडम स्मिथ। इम्पीरियलिज्म अ स्टडी का क्या हो जाएगा? जे ऑप्शन अभी हम लोग पढ़े। इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म का कौन होगा? लेनिन। और जो अंकल टॉमस केविन का कौन हो जाएगा? हैरियट बीचर। समझ गए? चलिए ठीक है तब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशिया के किस देश ने विदेशी व्यापारियों के विरुद्ध सर्वप्रथम कदम उठाया था? चीन ने। किसने उठाया था? सबसे पहले चीन ने। इसलिए क्या था? चीन मतलब सबसे युद्ध करता है, युद्ध करने का उन्हें विभिन्न प्रकार की अनइक्वल ट्रीटी उनके साथ होती है, तो यही होती है। अच्छा ये बताइए, चीन में जो प्रथम अफीम युद्ध होता है वो कब होता है? 1839 में होता है। कब होता है? 1839। चलिए इसके ऊपर भी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले आते हैं। ठीक है, देखिए वास्को डी गामा सर्वप्रथम किस बंदरगाह पर उतरे थे? तो कालीकट। क्या हो जाएगा? कालीकट। इतना याद हुआ। फिर ये स्तंभ ए और स्तंभ बी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे साम्राज्यवाद एक समीक्षा, इसके कौन है? इम्पीरियलिज्म अ स्टडी के यहाँ ऑप्शन देखिए, इम्पीरियलिज्म अ स्टडी जे ऑप्शन होगा। ठीक है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा, इसका क्या होगा? लेनिन हो जाएगा। फिर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के क्या होंगे? जेम्स मिल। आपको लेसन नंबर 1 वाला में मैं बताया हूँ। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से आप देखिए, अब यहाँ पे मजा आएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध बक्सर युद्ध से नहीं है? तो सिराजुद्दौला है, मीर कासिम है, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला है और सिराजुद्दौला है। तो कौन है? सिराजुद्दौला नहीं, क्योंकि सिराजुद्दौला का मृत्यु कब होता है आप सभी को पता है? 1757 में। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। अब प्लासी का युद्ध समझने, मैं प्लासी का युद्ध यहीं पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये जो
चपटवा सब रहता है, चपटवा सब मतलब जो अंग्रेजवा रहता है, ये अंग्रेजवा भारत आता कब है? 1600 ईस्वी में आता है। कब आता है? 1600 ईस्वी में आता है। किस लिए आता है? व्यापारी करने के लिए। किस लिए आता है? व्यापार करने के लिए, ठीक है। और इस समय भारत में किसका राज होता है? यहाँ पे दिल्ली में कौन रहता है? मुगल रहता है। कौन रहता है? मुगल का राज रहता है। तो ये लोग जहांगीर के दरबार में आते हैं, सर टॉमस लो, ठीक है। तो इतना अभी हम नहीं जाएंगे, अब मैं डायरेक्ट आपको मेन प्लासी के युद्ध को ही बताता हूँ डायरेक्ट। हाँ, थोड़ा सा अच्छे सुनिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। यहीं पे प्लासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी कब होती है? 1757 में। किसके किसके बीच में होती है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, एस लिख दे रहा हूँ, और प्लस किसके बीच होती है? अंग्रेजों के बीच, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है। सिराजुद्दौला का जो सेनापति रहता है, इसमें इनका नाम क्या रहता है? मीर जाफर। नाम क्या रहता है? मीर जाफर। और अंग्रेजी सेनापति कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव। इसमें जो सिराजुद्दौला का सेनापति रहता है जिसका नाम होता है मीर जाफर, नाम क्या रहता है? मीर जाफर। ये सिराजुद्दौला को चीट करते, क्या करते? चीट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? अंग्रेज लोग जीत जाते हैं, और अंग्रेज लोग जीत के क्या करते हैं? यहाँ पे बंगाल में अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं। इतना आपको समझ में आया। और फिर बंगाल में अपना कब्जा स्थापित करने के बाद अंग्रेज लोग क्या करते? सिराजुद्दौला मीर जाफर को अपना हाथ का कठपुतली बना के अपने इशारों पर नचाते हैं। फिर क्या करते? फिर उससे पूरा टैक्स पूरा ले लेते। मतलब हम लोग का बंगाल में जो खजाना होता है ना, छोटा भीम तो आप लोग देखे होंगे, ढोलकपुर है, वहाँ का राजा जो नवाब है उसको नवाब आप मान सकते हैं। तो अपना अपना ढोलकपुर का भी अपना खजाना था, वैसे ही बंगाल का भी अपना खजाना था, यानी पैसा ये सब सोना चांदी ये सब था, सारा लूट लिया। यानी सारा कौन, उसमें से अधिकतर पैसा कौन दे दिया? मीर जाफर अंग्रेज लोग को दे देते थे। अंग्रेज लोग को क्या करते थे? अंग्रेज को क्या करते थे? दे देते थे। तो इससे क्या हुआ? एक समय बाद क्या हुआ? हम लोग का बंगाल उस समय अभी का जो हम लोग का पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, ये पूरा क्या कहलाता था? बंगाल कहलाता था। हाँ, याद रखें। तो इस समय क्या होता है? तो हम लोग अपना बंगाल का इकोनॉमी डाउन हो जाता है, इकोनॉमी डाउन हो जाता है। तो जिसके कारण फिर अंग्रेज लोग क्या करते हैं? ये जो मीर जाफर होते हैं उसको हटा देते हैं नवाब का पद से। अब हटा के किसको बना देते हैं? इसका दामाद का नाम होता है मीर कासिम को। किसको बना देते हैं? मीर कासिम को। तो मीर कासिम बनते हैं 1762 में बन जाते हैं। और फिर क्या होता है? मीर कासिम अंग्रेजवे लोग से टैक्स मांगने लगता है, बोलता है चल तू भी टैक्स ला। ये अंग्रेजवे लोग से क्या करता है? मीर कासिम टैक्स मांगने लगते हैं। इसी का सिराजुद्दौला वाला टाइप का होता है। तो अंग्रेजवा लोग ये लोग गरिया के बोलता है, ससुर के नाती बनैले हती हम ये तोरा, तू हमरे से टैक्स लेवा। ऐसे नहीं बोलता है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। हाँ, तो ऐसे करके बिहारी में मैं आपको बताया, तो ऐसे करके बोलता है बनैले हती हम ये तोरा, तू हमरे से टैक्स मांग, चल हट पट। तो फिर क्या करता है? ये मीर कासिम को हटा देता है। फिर से किसको बना देता है? इसका ससुर यानी मीर जाफर को फिर से क्या करता है? नवाब बना देता है। तो ये मीर कासिम बोलता है ये लोग खेला पा लिया है कि एगो तो आया है इधर से, यूरोपवा से आया है यहाँ इंडिया, और इंडिया आके अपना हुकूमत चला रहा है, ऐसे करके बोलता है। तो ये क्या करता है? ये ना बंगाल तो यहाँ पे था, बंगाल पहले मुगल का ही हिस्सा था। उस समय जो अपना ही पट्टीदार में लोग झगड़ा करके अलग हुए थे। तो इस तरह से जो पहला अलग होकर जो पहला नवाब यानी जो बंगाल का पहला नवाब बने थे वो था मुर्शीद कुली खां। कौन बने थे? मुर्शीद कुली खां, ठीक है। तो फिर ये मुगल के पास जाता है कौन? मीर कासिम। कौन जाता है? मीर कासिम जाता है और मदद मांगता है। तो उस समय मुगल बादशाह होते हैं शाह आलम द्वितीय। कौन होते हैं? शाह आलम द्वितीय। बोलते ठीक है मैं मदद करूंगा। यहाँ से दिल्ली रहता है, दिल्ली से आते आते ये इंडिया है, तो यहाँ से दिल्ली से आते आते क्या होता है? यहाँ अवध होता है। अवध का उस समय नवाब होते हैं सुजाउद्दौला, नोट सिराजुद्दौला, दिस इज सुजाउद्दौला। कौन होते हैं? सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला से हेल्प मांगते हैं। तो तीनों जन मिलके मतलब मीर कासिम, कौन कौन? मीर कासिम, एम लिख दे रहा, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, ये तीनों एक ग्रुप में रहते हैं। और इधर अंग्रेज रहते हैं। कौन होते हैं? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करते हैं? अंग्रेजी सेनापति का नेतृत्व हेक्टर मुनरो करते हैं। कौन करते हैं? हेक्टर मुनरो करते हैं। और बिहार का एक जगह होता है जिसका नाम होता है बक्सर, वहीं पे क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है 22 अक्टूबर 1764 को। कब? 1764 को। इतना समझे आप? तो अब देखिए, तो बक्सर का युद्ध में कौन कौन था? मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था, और आपका शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, ये तीन थे। और इधर कौन थे? अंग्रेज थे। इन लोग के बीच क्या होता है? बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। जीतता कौन है? जीतता है आपका फिर से अंग्रेज जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं। मीर कासिम अफगानिस्तान तरफ भाग जाते हैं। और शाह आलम द्वितीय पूरा भारत के तो वो हुए, किंग हुए। तो उनके साथ अंग्रेज लोग एक संधि करते हैं जिसे इलाहाबाद की संधि बोला जाता है। इलाहाबाद की संधि 1765 में करते हैं। किस में करते हैं? 1765 में। इसके तहत क्या होता है? इसके साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों का टैक्स का अधिकार किसके पास चला आता है?
ये तीनों का टैक्स का अधिकार आपका ब्रिटेन लोग के पास आ जाता है। इतना आपको समझ में आया। फिर ये 9 अगस्त की कितना को होता है, फिर 16 अगस्त को फिर एक और संधि होता है, इलाहाबाद का दूसरा संधि, जो सुजाउद्दौला के साथ होता है, नॉट सिराजुद्दौला, दिस इज सुजाउद्दौला। और सुजाउद्दौला से कुछ रुपया लेके अंग्रेज उन लोग को छोड़ देते हैं, तो फिर सुजाउद्दौला अपना अवध में आकर अपना शासन करते हैं। तो इस तरह से ये आपका बैटल ऑफ प्लासी में बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया। ऐसे ही मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताते रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, कब हुआ था, 1773 में। ये एक्ट कहाँ से पारित हुआ था, तो ब्रिटेन से पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत 1774 में, कब, 1774 में हम लोग का कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इतना समझे, इतना आप समझे ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसके जो पहले जज थे उसका नाम क्या था, सर एलिजा एमपी। नाम क्या था, सर एलिजा एमपी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इतना आप समझे। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, वह नीति जिसके द्वारा शक्तिशाली राष्ट्र अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है उसे कहा जाता है साम्राज्यवाद। क्या कहा जाता है, साम्राज्यवाद। बोरिंग मत होइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म के कौन है, लेनिन, जो आपको बताया है। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया, तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत आपका वॉरेन हेस्टिंग करते हैं। कौन करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग। इसके ऊपर भी थोड़ा स्टोरी जान लीजिए। जब बैटल ऑफ बक्सर होता है, यानी बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में होता है। और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। तो 1765 में ना, जो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, वही बंगाल में द्वैत शासन यानी डबल गवर्नमेंट का सिस्टम करते हैं। डबल गवर्नमेंट मतलब इसमें क्या था, इसका मतलब देखिए, 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। इसमें दो तरह के गवर्नमेंट होते हैं, एक यानी टैक्स। तो इसमें अंग्रेज क्या बोलते हैं, जितना भी टैक्स होगा वो सारा टैक्स कौन लेंगे, अंग्रेज लेंगे। और बंगाल में जो भी सड़क हो गया, ठीक है, सड़क नाला ये सब का निर्माण कौन करेगा, नवाब करेगा। और टैक्स का अधिकार किसके पास होगा, टैक्स यानी जो भी पैसा वसूलेगा वो कौन लेगा, अंग्रेज लेगा। तो इसी को द्वैत शासन बोला गया था, जिसका शुरुआत कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव। और इसको खत्म कौन करता है, 1772 में। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग नया आते हैं, जो गवर्नर बन के आते हैं। वो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, द्वैत शासन को हटा देते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द्वैत शासन की शुरुआत किसने की, तो रॉबर्ट क्लाइव। और इसको खत्म कौन किया, तो वॉरेन हेस्टिंग। समझे, बंगाल का पहला गवर्नर का नाम क्या था, आपका रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम गवर्नर का नाम आपका ये हो जाएगा, क्या कहता है, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। बंगाल का ओनली, भारत का अलग हो जाता है। फिर बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर इसे मैं बताते रहूँगा। बस हुआ, हाँ, आप एक देख लीजिए। फिर से एक क्वेश्चन क्या है, साम्राज्यवाद एक दिन नहीं, इंपीरियलिज्म अ स्टडी, कौन है, जे ऑप्शन, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो आप सभी अच्छे से पढ़िए और एग्जाम अपना अच्छे से दीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा। छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, मैं आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, पर हिंदी मीडियम से होगा मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अच्छे से पढ़िए, हाँ। और फॉलो भी करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।